नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में सैलरी के बारे में। रेलवे में नर्स की सैलरी कितनी होती है, यानी कि स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रेलवे नर्स की सैलरी के बारे में। रेलवे में नर्स आप किस तरीके से बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करना होगा, योग्यता क्या चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं रेलवे स्टाफ नर्स की सैलरी के बारे में। साथियों, इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। ये इन हैंड सैलरी है, यानी कि एक फाइनल अमाउंट। देखिए, सैलरी में क्या होता है, अलाउंसेज यानी कि कई सारे भत्ते मिलते हैं, उनको जोड़ देते हैं, और कुछ कटौतियाँ होती हैं यानी कि डिडक्शन होते हैं, उनको हटा दें तो एक फाइनल अमाउंट जो बचता है वो 50 से 60 हज़ार रुपये होता है पर मंथ का। ठीक है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, देन एक्सपीरियंस के साथ सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि सैलरी बढ़ती है, बढ़ करके 70 से 80 हज़ार रुपये हो जाती है। और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, प्रमोशन आपका होता है, देन आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि रेलवे में स्टाफ नर्स किस तरीके से आप बन सकते हैं, क्या करना होगा। साथियों, नर्सिंग की फील्ड में आपको सबसे पहले कोर्स करना होगा। नर्सिंग की फील्ड में आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो कि नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है, या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये नर्सिंग की फील्ड में बैचलर डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने का फायदा एक ये भी है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप नर्स तो बन सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, इसके अलावा एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री की डिमांड की जाती है। आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग की फील्ड में जो जॉब है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है ये 4 साल का होता है, और जेएनएम का जो कोर्स है 3 साल का होता है, और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो आप चाहें तो जेएनएम कर सकते हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जेएनएम कोर्स की जो फीस है थोड़ा कम होती है बीएससी नर्सिंग कोर्स की अपेक्षा, लेकिन जेएनएम डिप्लोमा है और वो बैचलर डिग्री कोर्स है बीएससी नर्सिंग। जेएनएम को लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग को भी लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ कॉलेजेस केवल लड़कियों को एडमिशन देते हैं नर्सिंग कोर्स में, जेएनएम में या फिर बीएससी नर्सिंग में। लेकिन अधिकतर कॉलेज हैं जो कि जेएनएम कोर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग, लड़कियों और लड़कियां यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों कि जेएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप जेएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो जरूरी कम से कम आप 12th पास हो, यानी कि 10+2 आपने पास किया, और इंटर अगर आपने पास कर लिया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी यह है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में हो, यानी कि 12th में अंग्रेजी होना जरूरी है। स्ट्रीम आपके पास चाहे आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर साइंस, आप एडमिशन ले सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम एज लिमिट है, यानी 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। बीएससी नर्सिंग की बात करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि जेएनएम नर्सिंग करने के लिए 12th में मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो 12th में आपके कम से कम 40 से 45 या 50% तक होने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो फॉर्म निकलते हैं वहाँ पर ये लिखा होता है कि 10+2 यानी कि 12th में कम से कम 40 से 45% होने चाहिए स्टूडेंट के मार्क्स 12th में। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो डिमांड करते हैं कम से कम 50% होने ही चाहिए 12th में। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देन मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो फॉर्म निकलता है मेरिट बेस पर या फिर एंट्रेंस एग्जाम वाला, डिमांड की जाती है कम से कम 40% या फिर 45% होने चाहिए 12th में। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के लिए जरूरी है कि आप 12th पास हो। 12th आपने साइंस स्ट्रीम में, ध्यान रखिएगा विज्ञान वर्ग से आपने 12th किया हो, विज्ञान में बायोलॉजी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने ज़रूरी हैं, तभी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मार्क्स मिला दें तो कम से कम 50% होने चाहिए। देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स में कई तरीके से एडमिशन होता है। नीट का जो एग्जाम होता है, नीट यूजी का एग्जाम, इसके थ्रू भी एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में। स्टेट लेवल यानी कि राज्य के स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, इसके अलावा कॉलेज लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, और कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। तो बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो फॉर्म निकलते हैं या फिर जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ ये डिमांड की जाती है कि कम से कम 45% आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिला दें तो होने चाहिए। यानी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मार्क्स अगर जोड़ दें तो कम से कम 45% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं।
और जो अदर सब्जेक्ट है उनमें कम से कम पास होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 12th आपने साइंस स्ट्रीम में किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 50% होने चाहिए अगर आप एक जनरल या फिर जनरल यानी कि UR EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन PCB के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 40% है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। नीट के द्वारा कुछ कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे देश के जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, वहाँ पर भी आपको नीट स्कोर के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा। वैसे जो अदर कॉलेजेस हैं उनमें स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि CNET उत्तर प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जा रहा है जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET। इस एंट्रेंस के थ्रू आपको कई सारे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। राजस्थान में RUHS एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc नर्सिंग का, मध्य प्रदेश में MP PNST और भी इसी तरीके से अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। तो BSc नर्सिंग कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, इसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। BSc नर्सिंग JNM के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। 10 जब वैकेंसी आती है रेलवे में स्टाफ नर्स की या फिर किसी अदर हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की गवर्नमेंट में, देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्लियर करके आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉलेज में ही आपके लिए प्लेसमेंट हो रहा है देन आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, मेहनत तो आपको करनी होगी, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे में स्टाफ नर्स की जो स्टार्टिंग सैलरी वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये होती है और एक्सपीरियंस होने के बाद 70 से 80 हज़ार रुपये और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है देन प्रमोशन होता है और प्रमोशन के साथ जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है यानी कि इंक्रीमेंट होता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है जो सैलरी है लोकेशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज जो भत्ते हैं डिपेंड करते हैं लोकेशन पर। देखिए जो टॉप सिटीज़ होती हैं या फिर जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, एक्स सिटीज़ होती हैं, XYZ 3 प्रकार की सिटीज़ होती हैं। तो इनमें जो एक्स सिटीज़ होती है वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है देन जो सैलरी है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपके जो भत्ते हैं वो बढ़ जाते हैं। जबकि अगर आपको पोस्टिंग मिलती है Y सिटी में या फिर Z सिटी में देन जो भत्ते होते हैं थोड़ा कम मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब जो सैलरी है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं हर एक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।